लिए पॉसिबल हो, ज्यादा वो जुड़ा हुआ है हमारे रोजमर्रा के जीवन। सिर्फ ये है कि हमने कभी उसको फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर नहीं लिया रहता। हम जाते हैं मॉल में, हम जाते हैं सुपर स्टोर में, हम जाते हैं डीमार्ट में, हम जाते हैं बाजार में, और हमारा जो भी सामान हमने खरीदना होता है, हम वो खरीदते हैं और आते हैं। हम उस नजरिए से कभी फंडामेंटल एनालिसिस को देखते नहीं है, जो नजरिया हर इन्वेस्टर का होना चाहिए। तो नजरिया मतलब कौन सा, कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, यंगस्टर लोग कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो कमा नहीं रहे वो लोग, जो कमा रहे हैं वो किस प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, कौन सा कपड़ा ये हो रहा है, कौन सा एफएमसीजी प्रोडक्ट, बिस्किट या खारी या कुछ भी है, वो ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है, घर में लगने वाली चीजों में ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है, हार्डवेयर में ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है, क्या ज्यादा। मैं अगर चाहूँ कलर लगाना मेरे घर पे, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, कौन कौन से नाम मुझे पहले याद आते हैं डायरेक्टली। इन चीजों के ऊपर हम कभी एज ए इन्वेस्टर अभी तक सोचा नहीं है। हाँ, एज अ कस्टमर हमने बोला, अरे भावाबरोबर डिस्कस केलं, बायको बरोबर डिस्कस केलं, यावर्षी जरा कलर लावूया, ठीक आहे, तो कोणीतरी पेंटर आपण बोलवला, एक काम करू, एशियन पेंट का जरा पेंट मागा लो, आपण त्याला इंस्ट्रक्शन देतो, तो आपल्या चॉईसचा कलर घेऊन येतो आणि तो लावतो, काम होतं, घर बघून आपण खुश होतो, झालं, एवढाच आपला संबंध असतो। पण हा कधी आपण विचार नाही करत की जसं ऍज अ कस्टमर मी एशियन पेंट सिलेक्ट केला, कुठल्या ज्याच्या बेसिस वरती, कि एशियन पेंट का नाम है, उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका कस्टमर केयर अच्छा है, उसका शेड भी चाहिए वो मिलता है, बहुत सारी चीजें जो मैंने कंसिडर की, हो सकता है कि बाकी के भी लोग कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसमें हम पैसा नहीं देखते, जिसमें हमें क्वालिटी ही क्वालिटी चाहिए, है ना ऐसी। तो हमें पहला, जहां पे हम प्राइस को नहीं देखते और क्वालिटी को देखते, तो पहला नाम टायर में किसका आता है, एमआरएफ। कलर में किसका आता है, एशियन पेंट। ये रोजमर्रा के जीवन का काम है। ये है सब हमारे सामने, कई बार नाम दिखता है उसका, भले हमारा खुद का गाड़ी हो या नहीं हो, तो खाली हमें आंखें ओपन करनी है। ऐसे तो हम आंखें रोज ओपन करते हैं, लेकिन वो वाली आंखें नहीं, इन्वेस्टर वाले आंखें। हमारा माइंड का वो कोना, हमारे ब्रेन का वो कोना, जहां पे हमारी ये क्वालिटीज छुपी हुई है, उसको हमें एक्टिव करना है। और एक्टिव कब होगी, वो आंखों के जरिए। एक्टिव कब होगी, कानों के जरिए। एक्टिव कब होगी, पढ़ने के जरिए। समझ रहे हो। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस, और कुछ नहीं है। हो गया, बाय टाटा। यही है फंडामेंटल, और कुछ नहीं है। हमें दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही है, इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबलनेस है कि नहीं है, महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कैसे क्या कर रहा है, ये सब फंडामेंटल में आता है। आरबीआई क्या डिसीजन ले रही है या लेने वाली है, कंपनियों का रिजल्ट कैसे आ रहा है, कंपनियों में कोई सीईओ उतर रहा है या नया सीईओ आया है, कोई डायरेक्टर उतर रहा है या नया डायरेक्टर आ रहा है, कौन अपने स्टेक्स बेच रहा है, कौन किसी के स्टेक ले रहा है, कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, कौन किस में पार्टनरशिप कर रहा है। बाहर की कंपनियां अपनी कंपनियों में, मतलब आउट ऑफ इंडिया की कंपनियां हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कितना कर रही है। दैट ऑल आर फंडामेंटल एनालिसिस। अभी मैंने ओवरऑल बताया, तो अभी हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, समझेंगे। तो आज स्पेशली आज हमने कई सारे टॉपिक्स कवर करने को लिखा था वहां पे टॉपिक्स में, बट हम लोग आज मेन एक टॉपिक कवर करेंगे, जिससे आपको आज से ही फिल्टरेशन आ जाएगा। कौन सा फिल्टरेशन, अच्छे कंपनियां, एवरेज कंपनियां, और बुरे कंपनियां। एटलीस्ट इतना भी फिल्टर हो गया ना सही तरह से, तो भी बहुत है।
बहुत मतलब बहुत है। और वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी। और अगर मैंने इस सेशन में जो आपको समझा रहा हूँ प्रोसेस, वो अगर आपको नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, 22 मिनट का एक वीडियो मेरे पास रेडीमेड, वो वीडियो को बार बार देखो। उस वीडियो को देखते वक्त वो एक्सरसाइज को आप भी करो, आपके इधर, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल पे। 2-4 बार करने के बाद आपको वो डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाएगा कि विच आर कंपनीज गुड, विच आर कंपनीज एवरेज, विच आर कंपनीज बैड। I don't kept a limited session for you. You are my student. We can learn till the time हम लोग पूरा समझ में नहीं लेते. So I don't have any problem to make more than session जो हमने आपको देने का कमिटमेंट किया, उससे ज्यादा होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. समझना और उसका यूज होना ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो हम लोग आज पूरा का पूरा सेशन बैलेंस शीट के ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे. हाउ टू रीड बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है. ठीक है. तो रीड करने के लिए हमें क्या करना है, मनी कंट्रोल पे जाना है. तो हम सबसे पहले moneycontrol.com ओपन करेंगे. या फिर अगर आपको बहुत इजियर वे चाहिए होगा बैलेंस शीट को रीड करने के लिए, तो बहुत इजियर वे, क्योंकि ये मनी कंट्रोल में कहीं का एक ऑप्शन में, बहुत सारे ऑप्शन में जाना पड़ता है. तो मैं आपको readymoney.com करके एक साइट है. money.rediff.com, ये एक साइट है, आप वहां पे रिपीट करो money.rediff.com. और money.rediff.com पे आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो और वहां पे ये सर्च वाला जो बॉक्स है उसमें किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो, money.rediff.com. ठीक है. तो सर्च बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन कंपनी ढूंढेंगे. कौन सी? टाटा मोटर्स. तो टाटा मोटर हमने एक सैंपल के लिए लिया है. बैलेंस शीट टाटा मोटर का हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. ऐसे 3 कंपनियों का हम बैलेंस शीट पढ़ने का कोशिश करेंगे. तो बैलेंस शीट के लिए हमें पेज डाउन करना है, पेज नीचे जाना है. और यहाँ पे स्टेटमेंट के सामने बैलेंस शीट लिखा हुआ है. हाँ, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है. अब हमने क्लिक किया बैलेंस शीट के ऊपर, तो मुझे सामने बैलेंस शीट दिख गई. बैलेंस शीट क्वार्टरली रहता है या हाफ ईयरली रहता है या ईयरली रहता है? हाँ, बैलेंस शीट हमेशा ईयरली ही रहता है, वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली नहीं रहता है. पीएनएल जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ये सिर्फ क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली होता है. बैलेंस शीट ऑलवेज ईयरली ही होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से. एनीवे, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन है बैलेंस शीट में. तो वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम वहाँ पे हम मेनली हमें 3 चीजें देखनी है बैलेंस शीट में. मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे नोटपैड में.
how to read balance sheet, then नोटपॅडची सेटिंग व्यवस्थित करा ना, ते दिसत नाही तुम्ही टाईप करताय. okay वरती गेले. okay how to read balance sheet. So main 3 points we need to see on balance sheet. कौन से है वो 3 पॉइंट? सबसे पहले इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल यहाँ पे दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ. तो कहाँ पे इक्विटी कैपिटल रहता है कि कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है. तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे तो पढ़ते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगा. पहला हमें ये देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी वो इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें 3 पॉइंट को लिखना है. इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड surplus. And third, loans and liabilities. Loans and liabilities. Loans and liabilities. ठीक है? Okay. अब loans and liabilities, reserve and surplus and equity share capital. तो अब हम क्या करेंगे मालूम है? मैं आपको एक पेन फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ. अब हम हमारे यहाँ पे कोई भी डायरी या रफ पेज या कुछ भी नोटबुक या कुछ भी होगा, वहां पे हम ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ उस डिजाइन को हम डिजाइन करेंगे, एरो मार्क करेंगे. पहले गुड बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम एवरेज बैलेंस शीट, थोड़ा जगह छोड़कर. सर जरा सेटिंग करा ना परत एकदा त्या शीटची. हाँ, आपण काय करू, नोटबुक वरती थोडी थोडी जागा डिस्टन्स ठेवून गुड बैलेंस शीट, एवरेज बैलेंस. अच्छा ये सेटिंग ओके. हाँ, तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर हम गुड बैलेंस शीट, एवरेज बैलेंस शीट एंड बैड बैलेंस शीट हम लोग वहां पे लिख के रखेंगे. फिर डिजाइन कौन सा बनाना है वो मैं बताता हूँ. बैड बैलेंस शीट. अब जो जो हमने लिखा है गुड बैलेंस शीट, एवरेज बैलेंस शीट, बैड बैलेंस शीट, उसमें हम अभी एरो मार्क करेंगे. तो हमने कितने 3 पॉइंट लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन एंड लायबिलिटी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो मार्क करेंगे गुड बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है. ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल. पॉइंट 1.
ये जो 0.1 मैंने लिखा है ये पॉइंट इक्विटी शेयर कैपिटल का है। मतलब अच्छे बैलेंस शीट को पहचानने का एक तरीका है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, वो भले ओनर के पास हो, लॉकर में हो, किसी बैंक के पास गिरवी पड़े हो, पब्लिक के पास हो, डायरेक्टर के पास हो, किसी के पास हो, एज अ कंपनी जितने भी शेयर्स इशू है वो सारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ओके, नाउ वो शेयर या वैल्यू बोलो उस शेयर का, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और उस शेयर्स का वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सर मान लो एक्सपर्ट ट्रेडिंग सर जरा इंस्टीट्यूट। तो हाँ प्रवीण सर, जरा ते पेज आहे ना ते थोडं खाली घ्या ना, ते वरती काय लिहिलंय ते कळतच नाहीये, एरोच्या वर. ओके, असं लिहायचंय ना? तो बरोबर है, ठीक है। तो टोटल शेयर कैपिटल, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको टोटल शेयर कैपिटल का, जो ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ऐसे उस एरो मार्क का मीनिंग है। ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। बढ़ेगा कब, घटेगा कब, उसका एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको लॉजिकल उसका मीनिंग समझ में आ जाए। तो एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी, वो लिस्ट रहने वाली कंपनी होने तो या बिना लिस्ट वाली कंपनी। अभी हम स्टॉक मार्केट का देख रहे हैं तो लिस्टेड कंपनी का हम देखेंगे, तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया है। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट जब भी शुरू हुआ तब उन्होंने 5 लाख रुपए के शेयर इश्यू कर दिए थे पब्लिक। टोटल 50,000 शेयर्स उन्होंने पब्लिक को या डायरेक्टर को सबको मिलाकर, टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट का, 50,000। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से 50,000 क्वांटिटी मतलब 5 लाख। आपने वो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा होगा ना कि कोई भी कंपनी का शेयर जब जन्म लेता है, जब नया बनता है, तो वो 10 रुपए से शुरू होता है उसका वैल्यू, क्योंकि आरओसी हर एक कंपनी को 10 रुपए की वैल्यू से ही शुरू करने का वो देती है, कीमत देती है हर क्वांटिटी को। तो 10 रुपए से शुरुआत हुआ उसका, तो 50,000 क्वांटिटी एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, तो 50,000 के 60,000 कब होंगे, जब या तो ओनर या तो कोई इन्वेस्टर नया फंड उसमें डालेगा, नया एडिशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो 50,000 क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ेगा, पर शेयर प्राइस बढ़ेगा, बट वो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। कम कब होगा, कम कब होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जब उसके प्रमोटर्स उसको उस शेयर्स को बेचेंगे, उनका स्टेक या तभी वो कम होगा। परफेक्ट। अगर वो प्रमोटर जो मेन प्रमोटर है, जो मेन ओनर है, वो क्या करेगा, अपने हिस्से का इक्विटी शेयर कैपिटल वो किसी और को बेचेगा तब, तो वो कम होगा। तो पहले सिचुएशन में जब मैंने बढ़ने के लिए जो प्रमोटर ने एक्स्ट्रा पैसा डाला, उस कंडीशन में एक बार वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर अगर ऐसा हुआ कि कुछ शेयर्स को एक अलग तरीका होता है, जो पहले इक्विटी शेयर माना नहीं जाता, बाद में वो कन्वर्टेबल रहता है। उस केस में अगर ऐसा हुआ कि वो एडिशन कर रहे हैं उस केस में, तो वो हो सकता है कि अपना जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आगे जाकर बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो किसी और को बेच रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो इट इज मीन्स उसका
निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो स्टॉक को लेकर। क्यों? पूरा निगेटिव नहीं होगा, लेकिन कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो ये कर रहा है, लिक्विडेट कर रहा है या दूसरे को ये कर रहा है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट डिपेंड है। बट गुड बैलेंस शीट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इजी है कि ना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल घट रहा है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया गुड बैलेंस शीट का। अब दूसरा पॉइंट, सरप्लस एंड रिजर्व। तो सरप्लस एंड रिजर्व क्या है कि जब भी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है, उसका सब कुछ एक्सपेंसेस, सब कुछ टैक्सेस, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव, डिविडेंड, ये वो सब कुछ देने के बाद जो कंपनी को बस एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो सरप्लस में जाता है। आपण कसं आहे, आपल्याकडे एक बँकेचं एखादं खातं असतं, तर सगळे खर्च झाल्यानंतर थोडे पैसे त्यामध्ये काढून ठेवतो आपल्या सॅलरीतले। नॉर्मली असं कधी होतच नाही, सॅलरी पूर्ण संपते आणि उलट आपल्याला पैशाची गरज असते। पण एक सांगतोय तुम्हाला, सरप्लस अमाउंट कसं आपण साईडला काढून ठेवतो, तसं कंपन्या सुद्धा सरप्लस अमाउंट साईडला काढून ठेवतो, काही रिझर्व मध्ये ठेवते। तर रिझर्व आणि सरप्लस या दोघांचा मिळून आकडा इकडे आपल्याला तो दिसतो, तो हमेशा वाढता पाहिजे। जर एखाद्या कुटुंबामध्ये सगळे पैसे म्हणजे इन्कम आल्यानंतर पैसे खर्च करून सुद्धा काही पैसे जर हातात उरत असतील, तर त्यांचं थोडस राहणं किंवा लाईफस्टाईल चांगली असते। म्हणजे ज्यांच्याकडे काही उरतच नाही, उलट 2-4 तारखेनंतर अजून कुठून तरी बंदोबस्त करावा लागतो, त्यांचं राहणीमान थोडं मागे पुढे होतं। तर हे वाढतं असायला पाहिजे। तर मग आपण सेकंड पॉइंटला काय करणार, एरो अप्पर एरो दाखवणार। इकडे एरो घेणार आपण आणि तो असा मार्क करा, म्हणजे पेनाने तुम्ही सरळ अप्पर एरो ड्रॉ करू शकता। हवं तर तुम्ही नोटबुक वर लिहिताना पॉइंट 1 च्या समोर ते लिहू पण शकता जे आपलं आहे, इक्विटी शेअर कॅपिटल वगैरे वगैरे। आणि थर्ड पॉइंट, इक्विटी शेअर कॅपिटल कमी होत आहे, नाही गुड बॅलन्स शीटचं दाखवतोय ना आपण, सॉरी। थर्ड पॉइंट हे आहे काय, आपलं लोन अँड लायबिलिटी। गुड बॅलन्स शीटचं लोन अँड लायबिलिटीज आपण बघतो, तो लोन अँड लायबिलिटीज कमी होताना आपल्याला ते दिसले पाहिजे, कमी होत आहे। एखाद्याचं कर्ज कमी होत आहे, त्याकडे सरप्लस थोडी अमाऊंट, सेकंड इथे आहे सरप्लस अँड रिझर्व, आणि इथे सिक्युअर्ड लोन आणि अनसिक्युअर्ड लोन दिसतंय, ते लोन अँड लायबिलिटीज आहे। इथे सिक्युअर्ड लोन आणि अनसिक्युअर्ड लोन आहे, काही ठिकाणी लोन अँड लायबिलिटीज दाखवतो। अनसिक्युअर्ड लोन तर आता नाहीये आयटीसी मध्ये, कुठलं घेतलंय आपण, टाटा मोटर, पण सिक्युअर्ड लोन मध्ये आहे। पहिले 3,000 होता, मग 3,000, मग 2,000, मग 17,000, आता तर भरपूरच वाढलं। पण टाटा मोटर्स बॅलन्स शीट इज नॉट गुड बॅलन्स शीट। आपण टीसीएस च बघूया। येस, एखाद्याच तुम्ही तुमचं स्वतःचं एक्झाम्पल घ्या ना, माझ्यावरती 4-5 तऱ्हेचे लोन होते पहिले, आता 4च तऱ्हेचे राहिले। पहिले 5 होते, आता 4 राहिले, आता 3 राहिले, आता 2 राहिले, आता 1च राहिला, आता काहीच नाहीये। व्हॉट इज शोज कि बस डेट कम हो गया या पूरा निकल गया। नाउ जो मुझे उस लोन के लिए जो पैसा देने का बनता था वो अभी देना नहीं पड़ रहा है, मेरा बैच भी बच गया, बहुत कुछ बच गया, टेंशन बच गया, बहुत कुछ। जिसके ऊपर लोन या लाइबिलिटीज नहीं रहता ना, उसका लाइफस्टाइल और उसका डिसीजन मेकिंग, उसका ट्रेडिंग, उसका इन्वेस्टमेंट, अरे खतरनाक रहता है, क्योंकि उसको कुछ ना किसी का लेना ना किसी का देना। और जिसके ऊपर बोझा रहता है ना, वो कितना भी उसको कितना भी अच्छा समझाए, उसको समझ में भी आए,
फिर भी उसके जहन में वो लोन और लाइबिलिटीज का प्रेशर रहता है, और अपना जो जो जितना डिलोट कर सकता है वो उतना अच्छी तरह से वो डिलोट कर नहीं पाएगा। वो ऑफिस का वर्क हो, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, ना अपना खुद का पर्सनल लाइफ वो जी पाएगा अच्छी तरह से। लेकिन कंपनियों का अगर हम देखा जाए तो हमें गुड बैलेंस शीट में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे टीसीएस का एग्जांपल के लिए, गुड बैलेंस शीट के एग्जांपल के लिए आपको टीसीएस का बता रहा हूँ। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है, घटना इज अ निगेटिव पॉइंट, बढ़ा है, ठीक है। सरप्लस क्या हुआ है, सरप्लस भी बढ़ा है। तो पहले दो पॉइंट क्या थे हमारे, एरो, ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, हाँ, घटने वाला नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एरो और बढ़ा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में तो दो चीज, एक तो या तो साइडवेज होना चाहिए, मतलब ना बढ़ा ना घटा, नहीं तो बढ़ते हुए। सेकंड पॉइंट में बढ़ने वाला रहना चाहिए। तो यहाँ पे टीसीएस में बढ़ने वाला है, किधर गया, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे घटने वाला चाहिए हमें। क्या हुआ है, सिक्योर्ड लोन में 162, 44, फिर 39, फिर कितना है, मार्च 19 में, मार्च 20 में। अनसिक्योर्ड लोन में क्या हुआ है, अभी कितना है 20 में। व्हाट इज शो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। अभी आपको सिर्फ ये एरो से ही मालूम पड़ जाएगा कि गुड कंपनी। अच्छा, आपको दोस्त यार आजू बाजू वाले, पेपर, टीवी, मीडिया, वेबसाइट, यूट्यूब, सब जगह पे कंपनियां रिकमेंड करते होंगे ना, ये ले लो वो ले लो। जैसा हम चौपाटी पे जाते हैं, 2-2 मिनट में आते हैं, साहब बेल ले लो, साहब ये ले लो वो ले लो। वहां पे भी मार्केट में भी एक बेल है, वो खाना नहीं है, वो बात अलग है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेल है। नहीं तो वाइफ बोलेगी एक काम करना, आते वक्त 4-5 लेके आना। तो वाइफ को बोलना पड़ेगा, भाई ये बेल वो वाला बेल नहीं है, ये हमारे स्टॉक मार्केट वाला बेल है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि गुड बैलेंस शीट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा, तो ये इसको आप सामने रख सकते हो। अब एवरेज बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। एवरेज बैलेंस शीट, एवरेज बैलेंस शीट को कैसे पहचानना है, एग्जांपल के तौर पर हम आईटीसी लेते हैं। आईटीसी एवरेज बैलेंस शीट वाला कंपनी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। बुरा कभी कभी होता भी है, लेकिन आईटीसी की जैसा अगर कोई कंपनी होगा तो बुरा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो डिविडेंड देते रहता है। एनीवेज, तो आईटीसी बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे हम। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा है, ठीक है। अब ये सिक्योर्ड लोन पहले नहीं था, अभी थोड़ा है, अनसिक्योर्ड लोन ये, तो मतलब ये गुड बैलेंस शीट है, इट शोज गुड बैलेंस शीट। ये एवरेज नहीं है, हाँ। हाँ, तो ठीक है, ये 5-5.5 साढ़े 7 करोड़ का, अभी ये अमाउंट देखो और ये अमाउंट देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ना के बराबर, जीरो मान सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। ओके, ये दिस इज अ गुड बैलेंस शीट। और कुछ कंपनीज हम देखेंगे, एवरेज बेल का ही देख लेते हैं एक बार। बापरे, बेल को हम कभी किसी साल में 150, 200, 250 देखते थे, अभी 34 रुपए है।
कौन सा कंपनी देखिए एवरेज के लिए? चलो मैं तब तक आपको एरोज मार्क करके देता हूँ। एवरेज के लिए या तो वो स्टेबल होना चाहिए, या तो वो बढ़ते दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। ये सॉरी सर सिमेंस आणि कोलगेट बघा ना. काय ते? सिमेंस आणि कोलगेट. सिमेंस. हा सिमेंस बघतो मी. सिमेंसला तर नाहीये. कोलगेट तर प्रॉफिटेबलच कंपनी आहे ती. फार्मा, हा फार्मा मध्ये सन फार्मा एकदा बघा. नहीं इसमें भी नहीं. एनीवेज कॉलगेटचा तर काही प्रश्न येत नाही. एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज बैलेंस शीट को पढ़ना कैसे. इंडिगो. इक्विटी शेयर का काय म्हणाला? इक्विटी शेयर कैपिटल या तो वो इंडिगो आइडियल इंडिगो रहेगा, एयरलाइंस. इक्विवेलेंट रहेगा, या तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा हुआ रहेगा. जैसा अपना स्ट्रॉन्ग वाला है, मतलब गुड बैलेंस शीट वाला जैसा है फर्स्ट पॉइंट, वैसा फर्स्ट पॉइंट ये एवरेज बैलेंस शीट वाला. फिर सेकंड पॉइंट में यहाँ पे जरा डिफरेंस है, वो ये कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो इक्वलेंट रहेगा, मतलब थोड़ा लिटिल बिट फर्क 500, 501, 502 ऐसा स्टेबल रहेगा. वो बढ़ने वाला नहीं रहेगा. 300, 400, 500 ऐसा नहीं रहेगा. वो 500, 501, 502 ऐसा एवरेज रहेगा. या तो वो डाउन होने वाला कि 500 था, फिर 450, फिर 400 ऐसे डाउन वाला. या तो वो एवरेज रहेगा या तो डाउनवर्ड रहेगा. कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस एवरेज बैलेंस शीट सेकंड नंबर. और ये जो डेट वाला है, जो लोन एंड लायबिलिटीज है, वो बढ़ने वाला है, एवरेज वाला. अब उसके बाद का जो है बैड बैलेंस शीट वाला, वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसका एरो में मार्क करके देता हूँ. उसमें तो सब जगह पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगा. कैसा मैं आपको बता देता हूँ.
उसमें क्या रहेगा बैड बैलेंस शीट में? एक तो इक्विटी की शेयर कैपिटल कम हुआ रहेगा कंसिस्टेंटली, दैट इज फॉर श्योर। वो अपने शेयर्स बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है। दूसरा, उसका प्रॉफिट भी कम होते रहेगा, मतलब प्रॉफिट पहले 500 था, फिर 300, फिर 200, फिर 150, ऐसा कम होते रहेगा। और लोन और लाइबिलिटी जो बढ़ना नहीं चाहिए वो बढ़ते रहेगा। बहुत ही क्लियर एंड क्लीन है, बहुत ज्यादा आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा। गुड बैड एंड, अगर मान लो आपको 10 कंपनियां किसी ने रिकमेंड की, तो कम से कम फर्स्ट लेवल का जो कचरा स्टॉक बाहर निकलना है वो आप ही खुद निकाल सकते हो। मेरा काम थोड़ा कम हो गया अभी कि सर कौन से कंपनी रखूं, कौन से कंपनी निकाल दूं, जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो है। लो बैलेंस शीट समझो और करो। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको, जैसे ही अपना ये सेशन कंप्लीट होता है, मैं आपको एक 22 मिनट का एक वीडियो भेजूंगा जो मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है एकदम परफेक्ट है। और उसने 3-3 एग्जांपल लिए, 3-3 कंपनियों का एक एक के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर गुड बैलेंस शीट है तो गुड बैलेंस शीट में 3 कंपनियों का गुड बैलेंस शीट उसने रियल मार्केट का जो कंपनीज है उसका रियल बैलेंस शीट देखकर बताया। फिर एवरेज बैलेंस शीट में 3 कंपनियों का दिखा है कि ये तीनों कंपनियों का बैलेंस शीट जो एवरेज है वो ऐसा दिखता है, जैसा आपने money.reddit.com पे देखने का कोशिश किया। और बैड बैलेंस शीट में भी 3 कंपनियां उसने ली है। तो एकदम अच्छी तरीके से 22 मिनट में हमें बैलेंस शीट का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या, हाँ कोई क्वेश्चन है? ये यहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है? अब हम बैलेंस शीट के अलावा और क्या देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारे इस बैलेंस शीट के अंडरस्टैंडिंग को के ऑपोजिट नहीं होगा, रिलेटेड होगा। तो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं एक और चीज, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बैलेंस शीट जहां पे हमने क्लिक किया वहीं पे नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा लिखा हुआ रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखेगा कि किस किस के हिस्से में कितना कितना शेयर है। प्रमोटर के हिस्से में कितना शेयर है, पब्लिक के पास कितना है, बैंक और इंस्टीट्यूशन और एडवाइस ने कितना स्टेक लिया है, एवरीथिंग, गवर्नमेंट के पास कितना है, एवरीथिंग। तो आपको इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना कैसे, पढ़ना कैसे, समझना कैसे, कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, परसेंटेज ऑफ शेयर्स चाहिए, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके। इट शोज कि वो प्रमोटर अपने खुद के कंपनी के ऊपर, अपने खुद के बिजनेस के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है, कितना उसको आगे जाकर उसका, अगर मान लो एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर मेरा मुझे कोई होप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मेरे स्टेक खत्म करूंगा, कम करूंगा और निकल जाऊंगा इस बिजनेस से। लेकिन अगर मेरा पूरा भरोसा है, मैं पूरा दिलो जान से एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, तो उल्टा मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ। किसी के पास मैंने अगर कभी गलती से स्टेक दिए, उनको बायबैक करने की कोशिश करूंगा, खरीदूंगा। तो हमें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में बेचना भी कोई गलत चीज नहीं है। मैं बेच रहा हूँ
तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सारे के सारे बेच रहा हूँ या 50-60% के नीचे में अगर आ गया हूँ तो मतलब वहां पे खतरे की घंटी बजनी शुरू होगी। मान लो मेरे पास एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के 100% शेयर है और उसमें से मैं 15% 20% बेच रहा हूँ कैपिटल रेज करने के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें, उल्टा अच्छा है। वो कैपिटल का उपयोग मैं और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी 50 या 55 या उससे भी कम शेयर है और मैं उनमें से 10-15% शेयर बेच रहा हूँ, इट्स अ बैड। इट शोज कि प्रोमोटर का इंटरेस्ट कम हो गया है या पूरा निकल गया है, ये शो करता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया एफआईएस का। पब्लिक पब्लिक का जो शेयर कैपिटल है ना, वो हमेशा कम से कम जितना हो उतना अच्छा है। क्यों? मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जिस भी कंपनी के शेयर कैपिटल में, शेयर टोटल वो पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जितना कम पब्लिक के पास होल्डिंग रहेगा ना, उतना उसका स्टॉक का प्राइस ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अभी ये सभी कंपनियों के लिए लागू होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है खुद का पर्सनल। किसी और का कुछ और ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और उसमें भी पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है, तो उसमें आपका वेल्थ क्रिएट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट में जो खरीदते बेचते हैं ना लोग, नॉर्मल पब्लिक जैसा हम लोग हैं इन्वेस्टर, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। और अगर वो जितने भी स्टेक है उस कंपनी के, प्रमोटर तो नॉर्मल मार्केट में हमेशा बाय और सेल नहीं कर सकेगा। एफआईएस, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड कंपनीज वो रेगुलर बाय सेल करने के लिए यूज नहीं करते उसको, बरोबर है ना? रेगुलर बाय सेल कौन करता है? हमारा। तो उसमें ज्यादा जल्दी प्राइसिंग बढ़ने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है या जीरो है ऐसे। तो ये मेरा शेयर होल्डिंग का टोटल रीडिंग मैंने आपको शेयर किया, जो आपको हमेशा एक बार एक नजर तो इसमें डालना ही डालना। हाँ, लेकिन वो सभी के बारे में नहीं है, वो सभी के बारे में नहीं है। वो क्या रहता है ना, मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में भी और फंडामेंटल एनालिसिस में भी कोई एक चीज को लेकर हम लोग कभी जज नहीं करेंगे। रियल लाइफ को ही ले लो ना, कोई बंदा है जिसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है और हमने खाली ड्रेसिंग सेंस से उसको रिजेक्ट कर लिया या उसके बारे में कुछ अपना मत बना लिया और हमने उसको ज्यादा ये नहीं किया, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, और बाद में आपने कहीं पे टीवी पे देख लिया उसको, अरे साला ये साला किधर किधर आ रहा है। तो देर आर सो मेनी क्राइटेरिया जहाँ पे हमें किसी भी स्टॉक को, जैसा हम आदमी को ये करते हैं ना, कोई अच्छा आदमी भी दिखा डायरेक्ट हम पैसा दे देते क्या? नहीं, पहले देखते हैं उसका चाल चलन कैसा है, उसके फैमिली वाले लोग कैसे हैं, उसका एजुकेशन कैसे है। ऐसे कई सारे क्राइटेरिया देखते हैं ना हम लोग। वैसा हम कंपनी को, ऐसा हो सकता है कि किसी का, मैंने कई सारे कंपनीज भी देखे जो कंपनी में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, प्रमोटर इज वेरी गुड, प्रमोटर हैविंग अ इंटरेस्ट, बट उसका कभी किसी केस में स्टेक कम है। यस, बहुत कम है। तो अदर क्राइटेरिया इज गुड ना, अदर क्राइटेरिया आर वेरी गुड, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं एक्सेप्शनल केस में। वो भी हम खुद अपने मन से इग्नोर करने से अच्छा हम अच्छे अच्छे लोगों का लास्ट ओपिनियन लेंगे और फिर उसमें हम अपना ये करेंगे। हाँ, खाली एक है कि एचडीएफसी बैंक का जो नाम आया है अभी, तो आपको बता दूं कि अगर मैक्सिमम होल्डिंग एफआईएस के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास,
तो कभी भी बहुत बड़ा झटका हमें लग सकता है, वो कितना भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी हो तो भी। क्योंकि एफआईएस क्या करती है, वॉर के सिचुएशन में या उनके कंट्री में कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन में या टैक्सेशन की सिचुएशन में या किसी और कंडीशन की सिचुएशन में आगे पीछे देखती नहीं है, सीधा बास्केट सेलिंग करती है। बास्केट सेलिंग का मतलब ये है कि इकट्ठा बेच देती है, सीधा रेट को देखे बिना। 2000 भाव रहेगा, 700 आ गया तो भी बेच देती है। ऐसा गंदा सेलिंग होता है उसमें। तो अगर एफआईएस का बाइंग है तो थोड़ा और कॉशियस हमें रहना है। बाइंग है तो नहीं, ज्यादा होल्डिंग है तो। और आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इस शेयर होल्डिंग में अगर आप देख रहे हो कि किसी इंश्योरेंस कंपनी का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, किसी बैंक का इन्वेस्टमेंट है, किसी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, तो एक बहुत ही स्ट्रांग वो कंपनी हो गई। क्योंकि जो इंश्योरेंस, जो म्यूचुअल फंड, कोई बैंक अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है ना, वो इजीली नहीं करती। बहुत बहुत डिटेल में, एकदम डिटेल में, माइक्रो डिटेल में जाकर वो लोग पूरा एनालिसिस करते हैं उस कंपनी का, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर उनको अच्छा लगा तो ही वो लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं उस कंपनी में स्टेक बनाने की। तो अगर किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है अच्छे कंपनी को। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिविडेंड हिस्ट्री। अगर कोई कंपनी ने रेगुलर डिविडेंड दिया है, रेगुलर, हर साल या हर साल में 2-4 बार, तो वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो खराब है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया कि देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज, उन क्राइटेरियाज में मैक्सिमम क्राइटेरियाज फुलफिल करने वाले कंपनी इज गुड। इट डजंट मीन कि सारे के सारे, मैक्सिमम। तो एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। एमआरएफ ने अभी तक, एमआरएफ ने दिया है कि नहीं, नहीं स्प्लिट बोनस नहीं दिया है, डिविडेंड शायद दिया है एमआरएफ। एक और पॉइंट लेने जा रहा हूँ मैं, बोनस लेने जा रहा हूँ। एमआरएफ ने एक बार भी बोनस नहीं दिया है। यहाँ पे देखो, कॉलगेट ने बहुत बार बोनस दिए, 1:1, मतलब एक शेयर के ऊपर एक शेयर, 3 शेयर के ऊपर 5 शेयर या 5 शेयर के ऊपर 3 शेयर बोनस। स्प्लिट भी एक होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है जिससे बोनस तभी देती है जब उनके पास सरप्लस बहुत ज्यादा हो। पापा हमें साइकिल लेके देते थे बचपन में जब उनके पास पैसा एक्स्ट्रा हो। नहीं तो साला महीने का ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है और तेरे को क्या साइकिल लेके दूं। तो सरप्लस, सरप्लस होता है तभी बोनस होता है। तो बोनस का रेगुलर देना है तो इट्स अ गुड कंपनी। और सरप्लस कभी रहेगा आदमी के पास, जब वो कमाती रहेगी और कमा के बचता रहेगा। इट्स अ गुड गुड साइन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड और अपना बोनस हिस्ट्री। डिविडेंड हिस्ट्री और बोनस हिस्ट्री, ये चारों पॉइंट आपको कभी भी, पूरे उम्र भर आपको कभी भी किसी भी कंपनी में डिसीजन लेना होगा कि इसमें मुझे बाय करना है नहीं करना है, ये चारों पॉइंट एक बार नजर उसके ऊपर डालना ही डालना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताया, उसमें कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर। नो ना, ठीक है। नो। तो कल हम लोग कनेक्ट होंगे और जो पीएनएल स्टेटमेंट हमें रीड करना है उसका हम कल बैलेंस शीट की तरह अच्छी तरह से पीएनएल का भी समझ के ले लेंगे। ठीक है, ओके। क्या हम सेशन इसको यहाँ पे रोक सकते हैं? कुछ और एडिशनल डिटेल आपको लास्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस का कोई क्वेरी है?
टेक्निकल एनालिसिस का कोई क्वेरी है लास्ट वीक का? आई थिंक मेरा आवाज जा रहा है कि उनको क्वेरी नहीं है, पता नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे सेशन कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं 4 बजे, या अगर थोड़ा लेट हुआ तो 4:10 तक हम स्टार्ट कर ही लेंगे और फिर पीएनएल स्टेटमेंट कल हम समझेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।